हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं का इतिहास का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और सचमुच में यह एक बहुत ही उपयोगी अध्याय है कक्षा 10वीं के लिए भी और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय का जो पहला टॉपिक्स है वह है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ भारत का क्या रिश्ता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला। उस समय हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे, यानी ब्रिटिश हुकूमत हम लोगों पर शासन कर रही थी। 1914 से लेकर के 1918 तक भारत में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ। तो आइए हम लोग समझते हैं 1914 से लेकर के 1918 के बीच भारत में क्या कुछ घटनाएं घटी। इन्हीं दौरान 1915 में भारत में महात्मा गांधी का आगमन होता है। 1914 से लेकर के 1918 तक पूरी ब्रिटिश सरकार का ध्यान युद्ध में था। कई किसानों को युद्ध के हथियार बनाने में व्यस्त कर दिया गया, जिससे फसलों का उत्पादन कम हुआ और फसलों का उत्पादन कम होने से महंगाई काफी तीव्र गति से बढ़ी। उस समय के अर्थशास्त्रियों का कहना था कि महंगाई लगभग 3 गुनी बढ़ गई थी, जिससे लोगों में आक्रोश था। साथ ही साथ भारतीय नौजवानों को जबरन सैनिकों में भर्ती किया जाता था, जिसके पास किसी भी प्रकार का युद्ध कौशल नहीं था, और उन लोगों को सैनिकों में भर्ती करके प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया जाता था, जिससे वहां पर उन लोगों की भारी संख्या में मौत हो जाती थी। तो यहाँ की जनता काफी आक्रोश में था इस बात से लेकर के कि एक तो महंगाई बढ़ गई है, खाने के लाले पड़ गए हैं, दूसरी और हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो मारे जा रहे हैं। तो लोगों में व्यापक गुस्सा था। जैसे ही 1918 पास हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई, तो लोगों को उम्मीद था कि अब स्थितियों में कुछ सुधार होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। 1918 के बाद भी फसलें अच्छी नहीं हुई। उस समय फ्लू नामक बीमारी आई, जिसमें लगभग 130 लाख जनता मारा गया। अब हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे 1920 से लेकर के 1942 तक की कहानी के बारे में, यानी असहयोग आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। यानी यह समझ लीजिए कि अब हम लोग गांधीगिरी पढ़ेंगे, गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो लोगों में ये जो व्यापक गुस्सा था, तो महात्मा गांधी ने उन गुस्सा को एक सही दिशा दिया और एक नए विचारधारा को लेकर के भारत पे आए। वह विचार था सत्याग्रह विचारधारा। सत्याग्रह विचारधारा के माध्यम से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहले भी सफलतापूर्वक वहां की नस्ल भेदी सरकार से लोहा ले चुके थे। उनका मानना था कि सत्याग्रह के माध्यम से भारत को भी आजादी दिलाया जा सकता है। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग की बात करें तो जब वो 1915 में भारत आए थे, तो 1917 में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण और खेड़ा के किसानों के लिए किया। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के पक्ष में किया था, और उन तीनों सत्याग्रह में उन्हें सफलतापूर्वक जीत भी मिल चुकी थी। तो इससे वो काफी खुश थे और देश की मजदूर और देश के किसान भी महात्मा गांधी के समर्थन में थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत किसी भी प्रकार से कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाई, तो अंततः लोगों ने एक बड़े आंदोलन करने का निर्णय लिया। वैसे में महात्मा गांधी भी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार थे अपनी नई विचारधारा को लागू करने के लिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सत्याग्रह क्या था। महात्मा गांधी के अनुसार उसका मानना था कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ शक्ति होता है, यानी सत्य की शक्ति। उसका मानना था कि यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, तो उसे बलपूर्वक शारीरिक बल के माध्यम से मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर उसकी चेतना को झिकझोर कर उन्हें सही रास्ता पर आप ला सकते हैं और अंततः जीत सच्चाई की हो जाएगी। इस विचारधारा को लेकर के वह पूरे भारत का भ्रमण किया, लोगों को एकजुट किया और एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गया। इसी दौरान ब्रिटिश हुकूमत को भी पता चल गई थी कि भारत के लोग एक बड़े आंदोलन को करने की तैयारी में हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने, वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक नया कानून बनाया, एक नया एक्ट बनाया, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये रोलेट एक्ट क्या था। तो ब्रिटिश हुकूमत को जैसे पता चली कि ये लोग कुछ बड़े आंदोलन कर सकते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाती है तो बिना मुकदमा चलाए उसे 2 साल तक के लिए कारावास में डाला जा सकता था। कोई भी व्यक्ति सामाजिक संगठन नहीं बना सकता था, कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकाल सकता था, कोई भी व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता था और ना ही वह प्रदर्शन कर सकता था। यदि वह ऐसा करता था तो उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जा सकता था। इतनी कठोर कानून बनने के बाद यहाँ के लोग और भी उग्र हो गए, तरह तरह की हड़तालें होनी शुरू हो गई, बहुत जगहों पर दंगे फसाद होने लगे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को नया रूप देने का प्रयास किया और उन्होंने सोचा कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने 6 अप्रैल 1919 से करने को ठान लिया था, परंतु उनके आंदोलन होने से पहले ही ब्रिटिश हुकूमत ने लोगों के साथ क्रूरतापूर्वक पेश आना शुरू कर दिया। कई शहरों पे बमबारी की गई, लोगों को नाक रगड़ने पे मजबूर किया गया ताकि लोग दहशत में रहे और कोई भी बड़े आंदोलन ना करे, कोई भी बड़ा आंदोलन करने से पहले डरे। हद तो तब हो गई जब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में बैसाखी मनाने के लिए कुछ लोग जमा हुए थे और कुछ लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी जमा हुए थे। उस समय पूरे शहर में मार्शल लॉ लागू था और उसकी कमान जनरल डायर ने संभाली थी। लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है, क्योंकि उस समय लोग अशिक्षित थे, संचार की सुविधाएं भी अधिक नहीं थी। जनरल डायर को लगा कि यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है ये कुछ बड़ा आंदोलन कर सकती है, परंतु उसका मुख्य मकसद था कि उन लोगों में दहशत फैलाना। यही कारण है कि अमृतसर शहर में पूरे सैनिकों के साथ जनरल डायर जाता है, अमृतसर के बाग के सारे रास्ते को बंद कर देता है और वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें बहुत सारे निर्दोष बच्चे, निर्दोष बुजुर्ग और महिलाएं मृत्यु को प्राप्त करती है। इस घटना के बाद जनरल डायर का एक बयान आता है कि हमने इस क्रूरतापूर्वक हत्या इसलिए की ताकि, तो आप समझ सकते हैं लोगों के दिलों में इस दहशत फैल जाए और वह कोई बड़ा आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही थी। परंतु जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड की खबर पूरे देश में फैलना शुरू हुई, खास करके उत्तर भारत में फैलना शुरू हुई, तो लोगों में और भी व्यापक गुस्सा आ गया। लोग अब हिंसक हो गए थे। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ, कई बसों को जलाया गया, रेलगाड़ियों को तहस नहस किया गया, बहुत तरीके से हिंसक प्रदर्शन किए गए। महात्मा गांधी इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन से खुश नहीं थे। यह भी एक बड़ा आंदोलन कर रहे थे लोग, लेकिन वह चाहते थे कि एक ऐसी आंदोलन की शुरुआत किया जाए जिसमें हर जाति धर्म के लोग शामिल हो और पूरा देश के लोग शामिल हो, एक बड़ा आंदोलन हो और ब्रिटिश सरकार की पूरी नींव को डगमगाया जाए। इसलिए उन्होंने मुख्यतः देखा कि हिंदू मुसलमानों को एकजुट करने की आवश्यकता है। उस समय 1919 में कुछ मुस्लिम संगठनों ने खिलाफत नामक संगठन बनाया था, जो खिलाफत आंदोलन को भूमिगत रूप से चला रहे थे। खिलाफत आंदोलन अधिक प्रसिद्ध तो नहीं हुई थी। उस समय मुसलमान लोग भी काफी गुस्से में थे अंग्रेजों से, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने ओटोमन तुर्की को हराया था और ओटोमन तुर्की के जो धर्म गुरु थे खलीफा, उनको काफी बेइज्जती की गई थी और शांति समझौता के नाम पर उनके कुछ जो अपने धार्मिक संस्कार थे उनको बदलने में उसको मजबूर किया गया था। यही कारण है कि भारतीय मुसलमानों ने भी खिलाफत आंदोलन को यहाँ पर किया अंग्रेजों के विरुद्ध में। महात्मा गांधी ने इस बात को देखा कि मुसलमानों में भी व्यापक गुस्सा है अंग्रेजों के प्रति, तो शौकत अली खान और कुछ जिना भाइयों के मदद से उन्होंने सहमति बनाई कि हम लोग मिलजुल करके पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन करेंगे। पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद अंतिम फैसला कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया कि भारत में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया जाएगा।